तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न हमारा आज का है, फूल के अध्ययन को इस रूप में जाना जाता है, यानी कुल मिलाकर फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। अब ऑप्शन देख लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेंगे। अमूमन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्लोरिकल्चर फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा एक और वर्ड जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं एंथोलॉजी। तो आप एंथोलॉजी भी बोल सकते हैं फूलों के अध्ययन को, एंथोलॉजी विच इज सिमिलर टू फ्लोरिकल्चर, दोनों ही सेम वर्ड है। तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखना है ऑप्शन में हमें पूछा क्या गया है। अगला देखिए, मानव रक्त का पीएच मान है। तो मानव रक्त का पीएच मान मेरे ख्याल से सभी को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। 7.4 जो है मानव रक्त का पीएच मान होता है। अगला देखिए, हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन हमने डिस्कस भी किया था, हमने एक वीडियो डिस्कस किया था जहां पर हमने एनिमल टिश्यू डिस्कस करे थे। तो वहां पर हीम हमने पढ़ा था कि हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन इसमें एक प्रोटीन होता है और हीम इसमें लौह का अंग होता है। एक तरह से लौह का मात्रा होती है और एक तरह से ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर हीमोग्लोबिन पूछा गया है तो क्या होगा, एक प्रोटीन होगा। आगे देखिए, हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है। तो सबसे तेजी से हमारे शरीर में कौन सा विटामिन बनता है, तो ये बताना है। सबसे तेजी से हमें पता है कि धूप वाला विटामिन जो है विटामिन डी, जो कि सबसे तेजी से बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हमारी मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसका संचय थकान के कारण बनता है। तो हमारी मांसपेशियों में किसके संचय से हमारा जो है थकान का कारण होता है। तो मांसपेशियों में जब हम क्या हेक्टिक हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उनमें लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है, तो इसलिए हमें थकान महसूस होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, पृथ्वी का पलायन वेग है। तो पृथ्वी का पलायन वेग बताना है यहाँ पर। ऑप्शन देख सकते हैं, करेक्ट आंसर आपको पता ही होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है पृथ्वी का पलायन वेग का मान होता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आप अटेम्प्ट करते हुए चल सकते हैं और आप लोगों की तैयारी कैसी है वो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से खुद को देख सकते हैं कि आप किस लेवल पे हैं, कितने मार्क्स आप आउट ऑफ 100 ला पा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो सही ढंग से मेल नहीं खाता, आप देखिए, एनीमोमीटर हवा की गति मापता है, बिल्कुल सही है। एमीटर विद्युत प्रवाह को मापता है। टेक्योमीटर दबाव अंतर को नहीं मापता है, ये यहाँ पर गलत उत्तर है। पायरोमीटर जो है हाई टेम्परेचर को मापता है। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग अल्कोहल पानी के मिश्रण से पानी को अलग करने के लिए किया जाता है। तो यानी अल्कोहल को अलग करने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, तो वो होता है आसवन का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। तो ह्यूमन जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, एथलीट फुट निम्नलिखित के कारण होने वाली बीमारी है। तो एथलीट फुट या इसको हाथी पांव जैसा रोग होता है, हाथी पांव रोग भी इसे कहते हैं, और यह रोग किसके कारण होता है। तो इनमें से किसके कारण होता है। ऑप्शन देख सकते हैं, बैक्टीरिया, कवक। तो ये होता है फंजाई के कारण, यानी कवक के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेत्रदान में दाता की आंख के किस भाग को उपयोग किया जाता है। तो जब हम नेत्रदान करते हैं तो आंख की कौन से भाग का उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा कॉर्निया का। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। शहद का प्रमुख घटक है। अब इनमें बताना है कि शहद का प्रमुख घटक क्या है इनमें से। ऑप्शन देख सकते हैं, सही उत्तर हमारा है फ्रक्टोज जो है वो शहद का प्रमुख। आगे देखिए, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं। तो कान में बताना है मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 3 जोड़ी हड्डी जो है मनुष्य के कान में होती हैं, और अगर संख्या में देखें तो 3 जोड़ी कितना होता है, 6 होती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता रहता है, इसका कारण है। तो एक उपग्रह जो है पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता रहता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण जो होता है वो केंद्र प्रसारक बल होता है, केंद्र प्रसारक बल होता है इसका कारण। आगे देखिए, एक पेंडुलम की समय अवधि किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, इसकी लंबाई पे निर्भर करेगा, द्रव्यमान पे, समय पर, या फिर तापमान पर निर्भर करता है। सही उत्तर है इसकी लंबाई पर निर्भर करता है इसकी समयावधि। जंग लगने की स्थिति में लोहे का वजन होगा। अब देखिए, जब जंग लगेगा तो लोहे का वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या फिर वही रहता है, या फिर अनिश्चित होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर है लोहे का वजन बढ़ जाता है जंग लगने पे, क्योंकि ऑक्सीकरण उसका होता है, परतें जम जाती हैं उस पर, तो वजन उसका बढ़ जाता है। आगे देखिए,
मेलबोमियन ग्रंथि स्थित है? मेलबोमियन जो ग्लैंड है वो कहाँ पाई जाती है? तो मेलबोमियन ग्लैंड जो है ये आपकी आंख में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हमारे शरीर का वजन ज्यादातर बना होता है, तो हमारे शरीर का जो वजन है वो किससे बना होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, हड्डियों से, शरीर के अंगों से, पानी से, या फिर त्वचा के हिस्से से। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एक तरह से पानी से बना होता है हमारे शरीर का ज्यादातर वजन। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मलेरिया प्रभावित है? अब बताना है यहाँ पर कौन सा अंग जो है मलेरिया प्रभावित होता है। सही उत्तर है प्लीहा हमारा जो है मलेरिया प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस गैस को नोबल गैस के रूप में जाना जाता है? नोबल गैस या अक्रिय गैस भी इन्हें हम कहते हैं। अक्रिय गैस, इनर्ट गैसेज जो हम कहते हैं, तो अक्रिय गैस बोल सकते हैं, इनर्ट गैसेज बोल सकते हैं। और ये होती हैं ग्रुप 18 की पीरियोडिक टेबल में जो 18th ग्रुप है उसकी की सारी जो गैसें हैं वो सारी अक्रिय हैं। जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, ऑर्गन हो गया, रेडियम हो गया और क्रिप्टॉन हो गया। तो ये सारी की सारी क्या हैं? अक्रिय गैसें हैं। ऑप्शन नंबर सी हीलियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, झूठ का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऐसा उपकरण जिसका प्रयोग जो है झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो सही उत्तर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए है। पॉलीग्राफी जो टेस्ट होता है, पॉलीग्राफ, वो झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। आगे देखिए, एलिसा परीक्षण निम्न का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। तो जो एलिसा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट ये जो है HIV एड्स का टेस्ट है। HIV एड्स का परीक्षण करने के लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक आदमी जो नहीं जानता कि कब खाना बंद कर देना चाहिए वह किससे पीड़ित है? कोई आदमी है, उसको खाने की एक तरह से बीमारी है, वो खाते ही रहता है, उसे यह आइडिया नहीं होता कि उसे कितना खाना है, तो वह किसका रोगी है एक तरह से? तो ये किसके लक्षण है? ये बुलिमिया के लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए किया जाता है? यानी AC को डायरेक्ट करंट में DC में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है यहाँ पर? तो सही उत्तर आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर डायनामो, मोटर, ट्रांसफार्मर, सही करने वाला। सही करने वाले का मतलब यहाँ पर रेक्टिफायर था, तो रेक्टिफायर ही इसका सही उत्तर है, रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। रेक्टिफायर वो है, वो ट्रांसलेट करने में हो गया। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताना है। बेकिंग सोडा जो होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और NaHCO3। आपको फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं, ये भी सिलेबस में है। तो NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। सोडियम क्लोराइड आपको पता है नमक का, सोडियम सल्फेट जो है वो NaSO4 हो गया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हो गया। आगे देखते हैं हम, आकाश इसके कारण नीला दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर आकाश का रंग नीला जो है वो प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर ए उसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है? अब इनमें से बताना है कि पादप उत्पाद कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कैफीन, निकोटीन, आप पहचान रहे होंगे। कैफीन जो है चाय में एल्कोलॉइड है कैफीन, और निकोटीन जो है ये तंबाकू का एल्कोलॉइड है। तो दो तो ये हो गए। अब इनमें से बताना है कि पादप का उत्पाद कौन सा नहीं है। तो इनमें से जो सच्चरिन है ये पादप का उत्पाद नहीं होता है। गठिया हमारे शरीर के जोड़ों में निम्नलिखित में किसके स्वभाव के कारण होता है? तो शरीर के जोड़ों में जब हमारा यूरिक एसिड जम जाता है, यूरिक एसिड जमने लगता है, तो धीरे धीरे जो है वो गठिया नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। चूना पत्थर जो होता है उसका रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया MgCl2, सोडियम क्लोराइड आपको नमक पता है, सोडियम सल्फाइड। कांस्य मिश्र धातु है। कांस्य जो है किस किस धातु की मिश्र धातु है? तो जो कांसा होता है आपका ये मिश्र धातु होता है कॉपर और टिन का। तो कॉपर और टिन का जो मिश्र धातु है टिन का, ये होता है कांसा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील जो विटामिन होते हैं, विटामिन बी और सी, B+C जो है ये पानी में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आगे देखिए, एक पेड़ की आयु इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो वृक्ष जो होता है उसकी आयु निर्धारित के लिए जो उसकी ग्रोथ रिंग्स होती हैं, ग्रोथ रिंग्स या उनको आप वार्षिक वलय भी कहते हैं। तो वार्षिक वलय जितनी भी उस पे वलय होंगी, जब हम पेड़ को काटते हैं तो उसमें वलय दिखाई देती हैं, तो वो जितनी वलय होंगी उतनी ईयर उसकी पेड़ की एज मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए, दूध का घनत्व निम्न द्वारा मापा जा सकता है। तो दूध का घनत्व जो है किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन देख सकते हैं, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर। सही उत्तर क्या है? लैक्टोमीटर जो होता है, जिससे हम दूध की डेंसिटी को मापते हैं। ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक का काम करता है। तो ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं उनमें हाइड्रोलिक ब्रेक का काम क्या करता है? तो इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक का काम करता है पास्कल का लॉ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य घटक क्या हैं? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य घटक हमें यहाँ पर बताने हैं। राइट आंसर आपका एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मेनली ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, तो एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है इसके मुख्य घटक हो गए। आगे देखिए, हमारे शरीर में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी से मधुमेह होता है? और इसके अलावा आप एक चीज और यहाँ पर याद रख सकते हैं, इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन जो है ये मिलाया जाता है, जो हमारा घरेलू सिलेंडर होता है उसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है उसकी खुशबू के लिए। कौन सी खुशबू के लिए? ताकि आपको पता चल सके कि गैस आपका लीक हो रहा है। तो इथाइल मरकैप्टन, यह आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे शरीर में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी से मधुमेह होता है? तो डायबिटीज जो रोग है वो किसकी कमी से होता है? वो इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक वयस्क पुरुष में आरसीबी नहीं है, ये आरबीसी है। आरसीबी नहीं है, ये आईपीएल के चक्कर में हो गया शायद। आरबीसी की संख्या कितनी होती है? यानी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, रेड ब्लड कार्पेल्स हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? एक वयस्क पुरुष में पूछ रहे हैं। तो इनकी एज तो 120 डेज होती है, यह आपको ध्यान होगा, पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। और इनकी संख्या कितनी होती है यहाँ पर बताना है। 5 मिलियन के अप्रोक्सीमेट होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तेल एक बैरल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो एक बैरल तेल जो है वो लगभग जो बराबर होता है 159 लीटर के बराबर होता है। मनुष्य गायों की तरह घास को नहीं पचा सकते, क्योंकि? अब मनुष्य गायों की तरह घास को नहीं पचा सकते हैं, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है आपका, क्योंकि घास में सेलुलोज होता है, सेलुलोज जो कि मनुष्य नहीं पचा पाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियों को प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग करता है? तो कौन सा उपकरण ऐसा है जो हमारे शरीर के आंतरिक जो अंग होते हैं, जैसे गुर्दे, फेफड़े, तो इनकी एक तरह से अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग करके इनकी पिक्चर्स हमें देता है? तो वो कौन सा अंग है इनमें से? वो है आपका अल्ट्रासाउंड स्कैनर। तो जो अल्ट्रासाउंड हम कराते हैं तो पेट के अंदर के जो अंग होते हैं उनका एक तरह से डायग्राम हमें दिखा देता है। तो अल्ट्रासाउंड स्कैनर में अगर सिंपल ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें किस तरह की तरंगों का प्रयोग होता है? तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग वहां पर होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की प्रबलता या कोमलता को निर्धारित करता है? ध्वनि की प्रबलता और कोमलता को कौन निर्धारित करता है? इनमें से जो आयाम होता है, आयाम जो होता है वो ध्वनि की प्रबलता और कोमलता को निर्धारित करता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक फोटोकेमिकल स्मॉग में प्रमुख योगदान देता है? तो फोटोकेमिकल स्मॉग में बताना है कि कौन सा प्रदूषक जो है मुख्य योगदान देता है। तो फोटोकेमिकल जो स्मॉग होता है, स्मॉग का मतलब एक तरह से धुआं से हो गया, और फोटोकेमिकल स्मॉग में जो प्रदूषक उपयोग होता है, जो योगदान देता है, वो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन है जो वहन करती है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, हमने पढ़ा है, और वो किसका वहन करती है? हमने ये भी पढ़ा था कि इसका काम परिवहन का होता है। तो किसका परिवहन करती है? गैसेस का परिवहन करती है। और हीमोग्लोबिन जो है वो आपके ऑक्सीजन का परिवहन करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पुरुषों में होने की तुलना में महिलाओं में बहुत दुर्लभ है? तो ऐसी बीमारी बतानी है जिसके लक्षण पुरुषों में तो काफी देखे जाते हैं, लेकिन महिलाओं में बिल्कुल रेयर वो बीमारी देखी जाती है। तो वो बीमारी है इनमें से कलर ब्लाइंडनेस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेल पॉलिश रिमूवर में पाया जाता है? तो नेल पॉलिश लगाते हैं ना, तो उसको रिमूव करने के लिए एक लिक्विड सा आता है, उसको लगाओ तो वो तुरंत रिमूव हो जाता है। तो उसमें कौन सा केमिकल होता है ये बताना है यहाँ पर। तो सही उत्तर इसका है एसीटोन, उसमें होता है नेल पॉलिश रिमूवर में। आगे देखिए, एक गैस थर्मामीटर एक तरल थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है, क्योंकि? यानी एक तो गैस थर्मामीटर है गैस का टेम्परेचर के लिए, और एक लिक्विड थर्मामीटर है। तो इनमें से कौन सा अधिक संवेदनशील होता है? ये तो बता दिया कि जो लिक्विड थर्मामीटर है वो ज़्यादा संवेदनशील होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि यह द्रव से अधिक फैलता है, लिक्विड से ज़्यादा वो फैलता है।
गैस थर्मामीटर। आगे देखिए, वायुमंडल में पराबैंगनी किरणें निम्नलिखित द्वारा देखी जाती हैं। तो वायुमंडल में पराबैंगनी किरणें जो हैं वो किसके द्वारा देखी जाती है? प्रश्न किस द्वारा देखी नहीं, रोकी जाती है, रोकी जाती है। पराबैंगनी किरणों को रोकता कौन है पृथ्वी पर आने से? तो वो ओजोन लेयर होती है, यानी ओजोन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, इम्यूनोलॉजी के जनक के रूप में किसे माना जाता है? इम्यूनोलॉजी मतलब प्रतिरक्षा विज्ञान। तो प्रतिरक्षा जो प्रणाली हमारी होती है बॉडी की, एक तरह से जो हमारे इम्यूनो सिस्टम को डेवलप करने के लिए, तो बहुत सारे जैसे टीके होते हैं, कोविड का टीका लगवाया हमने अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, तो वही इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? एक तरह से सर्वप्रथम जो स्टार्ट हुआ था ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले टीके का, तो इसके आविष्कारक कौन थे एक तरह से? तो सही उत्तर आपका, क्वेश्चन को ठीक से समझना जरूरी है, सही उत्तर आपका एडवर्ड जेनर है। आपको पता है कि एडवर्ड जेनर ने टीकों का पहले जो है प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास किया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम बताना है, इनमें से किसमें जो है लाइट का वेग अधिकतम? तो वो निर्वात में होता है, वैक्यूम में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उपस्थिति यदि निम्न में से कौन मानव शरीर के अंदर रक्त के जमाव को रोकता है? तो मानव शरीर के अंदर जो है रक्त के जमाव को कौन रोकता है? तो हिपेरिन रोकता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जहां पर टिश्यूज पड़े थे। टिश्यूज वाला वीडियो जरूर देख लोगे भाई लोगों, क्योंकि वहां से आपको एक आध क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे ब्लड से मिलेगा, चाहे आरबीसी से मिलेगा या डब्ल्यूबीसी से मिलेगा, तो वहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अम्ल वर्षा पर्यावरण के प्रदूषण के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा जो है पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होती है। और कौन सा प्रदूषक इनमें से है जिसके कारण अम्ल वर्षा? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड के कारण जो है एसिड रेन होता है। आगे देखिए, सौर सेल में निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो जो सौर सेल होता है हमारा, उसमें उपयोग किया जाता है सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक का एक उदाहरण है? तो एक तरह से नेचुरल जो है अम्ल क्षार संकेतक का, तो मिथाइल ऑरेंज ये नेचुरल नहीं है, फिनोप्थेलिन भी नहीं है। तो हल्दी जो होता है आपका, वो प्राकृतिक एसिड बेस अम्ल क्षार संकेतक का एक अच्छा उदाहरण। निम्नलिखित में से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन है? तो महिला सेक्स हार्मोन हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा इनमें से जो है महिला सेक्स हार्मोन है। तो इनमें से एस्ट्रोजन जो है वो महिला सेक्स हार्मोन है। अगला देखिए, गोल्डन राइस किसका समृद्ध स्रोत है? तो गोल्डन राइस जो है ये विटामिन ए का समृद्ध स्रोत होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? तो कौन सी धातु है इनमें से जिसे भविष्य की धातु कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका टाइटेनियम को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से सबसे कठिन, कठिन का नहीं था ये, हार्ड था ये थोड़ा सा मिस्टेक आज के उसमें हो गई कंटेंट में टाइप करते टाइम। तो सबसे हार्ड या कठोर, कठोर होना था इस वर्ड ने हिंदी में, तो सबसे कठोर कौन सा है? तो सबसे कठोर आपका हीरा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मानव का सामान्य रक्तचाप ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो कितना होता है? तो सामान्य रूप से 120/80 mmHg होता है। आगे देखिए, जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन जो है फर्स्टली डिक्रीज होता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो ये ऑप्शन भी उल्टा हो गया। तो पहले घटता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पहले घटता है और फिर बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम हड्डियों का अध्ययन करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सोनार का पूर्ण रूप क्या है? सोनार का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है साउंड नेविगेशन और रेजिंग। साउंड नेविगेशन और रेजिंग जो है वो आपका सोनार, जो कि प्रयोग करते हैं समुद्र में छुपी वस्तुओं को ढूंढने के लिए। आगे देखिएगा, 5 से 30% एसिटिक एसिड वाले लिक्विड को, तो एसिटिक एसिड जो है सिरका में होता है, एक तरह से विनेगर में एसिटिक एसिड होता है और 5 से लगभग 30% होता है। तो सही उत्तर आपका सिरका हो जाएगा। आगे देखिएगा, नैको निम्नलिखित में से संबंधित एक संगठन है, किससे संबंधित संगठन है? तो नैको है एड्स से संबंधित और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है, फुल फॉर्म भी पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा।
माइकोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अध्ययन करते हैं। तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करते हैं। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। निम्न में से किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता है? यहाँ पर भी जो है ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो छपा नहीं है ठीक से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप था। तो कोई एंटीजन किसमें नहीं होता है? तो एंटीजन उसी में नहीं होता है जो कि सर्वदाता होता है। सर्वदाता इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर डी है, ओ ब्लड ग्रुप है। आगे देखिएगा, एंथोफोबिया निम्नलिखित में का डर है। तो हमने एंथोलॉजी पढ़ा था ऊपर कि एंथोलॉजी जो होता है वो आपका फूलों के अध्ययन को कहते हैं, एंथोलॉजी या फिर फ्लोरिकल्चर। तो दोनों ही हम यूज करते हैं फूलों के अध्ययन के लिए। तो एंथोफोबिया यानी फूलों से डर, तो फूलों से डर को एंथोफोबिया कहा जाता है। आगे देखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। अगर किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस है यानी वर्णांधता, वो कलर में ठीक से भेद नहीं कर पाता है, इसी को हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसे रेड कलर जो है वो ग्रीन दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मच्छरों को दूर करने के लिए सक्रिय रसायन है। तो एलेथ्रिन जो है वो सक्रिय रसायन होता है मच्छरों को दूर भगाने के लिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी? तो पोलियो वैक्सीन की खोज जो है जोनास साल्क ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित है? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि जो है हमारे ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। एक मिट्टी के घड़े में पानी किस प्रक्रिया के कारण, ये देखिए ये भी कोल्ड रहता है, किस प्रक्रिया के द्वारा जो है कोल्ड रहता है? तो कोल्ड किस प्रक्रिया के कारण रहता है, यानी किस प्रक्रिया के कारण जो है ठंडा रहता है एक तरह से, ये बताना है इनमें से। तो सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका वाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री आकाश का रंग इस प्रकार देखता है। तो आकाश का रंग जो है अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखाई देता है? एक तरह से तो आकाश का रंग उसे दिखाई देता है काला। ऑप्शन नंबर, एसिड में ऑक्सीजन नहीं होता है। तो कौन सा एसिड है इनमें से जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है? तो एक तरह से फॉर्मूले आप देख सकते हैं, सल्फ्यूरिक H2SO4 हो गया, H2SO4 ऑक्सीजन है इसमें। नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3, इसका फॉर्मूला होता है, इसमें भी ऑक्सीजन है। हाइड्रोक्लोरिक का HCl होता है, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया है ये। हाइड्रोपोनिक्स जो होता है मिट्टी संवर्धन के बिना यानी बिना मिट्टी के पौधों को उगाना क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है आपका। कपड़ों पर जंग के धब्बे हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अगर कपड़ों पे जंग के धब्बे लग जाएं तो हम किसका प्रयोग करते हैं इनमें से? तो हम प्रयोग करते हैं ऑक्जेलिक एसिड का। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। वर्षा की बूंदों का गोलाकार रूप निम्न के कारण होता है। तो वर्षा की बूंदों का जो गोलाकार होता है वो किसके कारण होता है? तो ये बूंदा का एक तरह से गोलाकार रूप जो हो जाता है उसका, वो हो जाता है एक तरह से ये भूतल तनाव बोल सकते हैं, पृष्ठ तनाव इसको हम बोलते हैं, पृष्ठ तनाव। ये ट्रांसलेट किया गया है तो इस वजह से ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है और टाइप करते हुए मैंने ध्यान नहीं दिया था थोड़ा सा। तो इसको पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें जो है गोलाकार रूप में दिखाई देती हैं। फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है इनमें से? बिजली का रासायनिक प्रभाव है, यांत्रिक प्रभाव है, तापीय प्रभाव है या फिर बिजली का चुंबकीय प्रभाव है? सही उत्तर आपका है बिजली का तापीय प्रभाव है फ्यूज का सिद्धांत। आगे देखिए, सिनेबार एक अयस्क है। किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिनेबार जो अयस्क होता है ये पारा का होता है या मरकरी का होता है। Hg से हम इसको डिनोट करते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। मूत्रमार्ग के पास अक्सर तीखी गंध होती है, इसका कारण क्या है? तो क्या होता है? अमोनिया गैस होती है, उसके कारण जो है आपका जो है तीखी गंध होती है। आगे देखिए, हवा की ऊर्जा है। हवा की ऊर्जा इनमें से क्या है? एक तरह से केवल पोटेंशियल है, केवल काइनेटिक है यानी गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रिकल है या फिर संभावित एक तरह से काइनेटिक, दोनों तरह की एक तरह से हवा की ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल काइनेटिक। हवा की ऊर्जा केवल काइनेटिक होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है गतिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन निम्नलिखित से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन जो है वो इनमें से किससे प्राप्त होता है? इससे सवाल से तो ये होता है कवक से प्राप्त होता है पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन की खोज अगर पूछ ले तो वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है।
बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट फेमस है, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। आगे देखिए, पीतल मिश्र धातु है। पीतल किस किस की मिश्र धातु है यहाँ पर? तो पीतल बताना है। पीतल जो है ये मिश्र धातु होता है आपका कॉपर प्लस जिंक का। तो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है पीतल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में भोजन को ताजा रखने के लिए सबसे सुरक्षित तापमान कौन सा होता है? तो भोजन को ताजा रखने के लिए सबसे सुरक्षित जो टेम्परेचर होता है वो आपका 4 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक घटक जो सभी विषाणुओं में अनिवार्य रूप से पाया जाता है, तो जो वायरस होते हैं वो सभी में, प्रोटीन तो सभी में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक तरह से प्रदूषक क्यों है? तो CO एक तरह से प्रदूषक होता है क्योंकि ये क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है। आगे देखिए, रक्त किडनी में किसके माध्यम से प्रवेश करता है? तो रक्त जो किडनी में प्रवेश करता है वो किसके द्वारा प्रवेश करता है? वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, गुर्दे की जो धमनी होती है उसके द्वारा प्रवेश करता है। आगे देखिए, प्रकाश की गति सबसे पहले किसने मापी थी? तो प्रकाश की गति सबसे पहले मापी थी आपका किसने? रोमर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बल ग्रहों को उनकी संबंधित कक्षाओं में रखने के लिए एक साथ जोड़ता है? तो वो बताया था केपलर का नियम की ग्रह जो है गति करते हैं सूर्य के चारों ओर, और कौन सा बल एक तरह से उनको कक्षाओं में जोड़ के रखता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण और सेंट्रीपेटल जो फोर्स होता है वो जोड़ के रखता है। मेघनाद शाह को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? मेघनाद शाह का योगदान बताना है, किस क्षेत्र में वो प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं? तो वो आपके फिजिक्स से रिलेटेड हैं ये मेघनाद शाह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सीमेंट की रासायनिक संरचना है, यानी सीमेंट में क्या क्या होता है? सीमेंट में आपका होता है चूना पत्थर होता है, मिट्टी होता है और जिप्सम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मीबोबियन ग्लैंड स्थित है। तो मीबोबियन ग्लैंड जो है ये कहाँ स्थित होती है? ये होती है आपकी आंख में स्थित। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, किस पौधे का लेटेक्स व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाता है? तो कौन सा पौधा है जिसका लेटेक्स जो है वो व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है रबड़ का, रबड़ संयंत्र नहीं, रबड़ के पौधे का एक तरह से जो लेटेक्स होता है वो व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाता है। घुलनशीलता किसके कारण होती है? बेरियम सल्फेट जो है पानी में कम घुलता है। क्या रीजन है इसमें से? उच्च जालक ऊर्जा है, विनियोजन ऊर्जा है, निम्न जालक ऊर्जा है या फिर आयनी बंध है? तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च जालक ऊर्जा होती है बेरियम सल्फेट की। BaSO4 इसका फॉर्मूला हो जाता है बेरियम सल्फेट का, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बेरियम सल्फेट का जो उपयोग होता है वो एक्सरे में किया जाता है। एक्सरे जो हॉस्पिटल में एक्सरे लिए जाते हैं तो उसमें जो है बेरियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रणाली क्या है, क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विघटनाभिकता यानी रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करती है? वह क्या प्रणाली है? तो वह प्रणाली जो है वो प्रणाली बतानी है, रेडियम काल निर्धारण, यूरेनियम काल निर्धारण, कार्बन काल निर्धारण या ड्यूटेरियम काल निर्धारण? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन काल निर्धारण या कार्बन डेटिंग भी हम बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कार्बन डेटिंग भी आप इसी को बोलते हैं, कार्बन डेटिंग बोल लो या कार्बन काल निर्धारण बोल लो। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या किया जाता है? रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग किया जाता है। जैसे जीवाश्म हो गए तो उनका काल का निर्धारण करने के लिए हम क्या करते हैं? रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करते हैं। प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारण कि किस काल का वो पदार्थ है, तो ये क्या होती है? कार्बन डेटिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास है, सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके कारण होता है? तो सीमेंट जो हमारा होता है, सीमेंट का दृढ़ीकरण जो है वो किसके द्वारा होता है, ये यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ऑप्शन देख सकते हैं, निर्जलीकरण, जलयोजन और जलापघटन या जलापघटन या फिर बहुल्यकीकरण। तो इसका जो सही उत्तर है हमारे पास वो है जलापघटन। तो जलापघटन के कारण नहीं, सॉरी, निर्जलीकरण के कारण क्या होता है? सीमेंट का दृढ़ीकरण होता है। अगर निर्जलीकरण होगा तो सीमेंट का क्या हो जाएगा? दृढ़ीकरण हो जाएगा। तो
सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि निर्जलीकरण के कारण सीमेंट का दृढ़ीकरण होता है, और सीमेंट का जो है, सीमेंट जो होता है इसका जो खोज की थी वो जोसेफ आस्पर्डीन ने की थी। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है, सीमेंट के खोजकर्ता पूछे जा सकते हैं, जोसेफ आस्पर्डीन का नाम आपको ध्यान रखना है। और कब किया था, तो 1824 1824 में, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर हमारा सही हो जाएगा निर्जलीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है? जब रासायनिक बंध बनता है तो क्या होता है, ये पूछा गया है। ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है, ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा जितनी अवशोषित होती है उससे अधिक निर्मुक्त होगी, या ऊर्जा न तो निर्मुक्त होती है और ना ही अवशोषित होती है। निर्मुक्त होने का मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन होना है, और अवशोषित करना ऊर्जा को उत्सर्जित करना है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर यह बताना है कि जब कोई रासायनिक बंध बनेगा, जैसे Na+Cl है और ये NaCl बना लेता है, तो बंध कब बनते हैं, जब दोनों तत्वों के आयन Na+ और Cl- जोड़ेगा। तो दोनों तत्वों के आयन जब पास आएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, रासायनिक बंध बनेगा, और इसमें हमेशा क्या होता है, ऊर्जा जो है निर्मुक्त होती है, ऊर्जा इसमें हमेशा निर्मुक्त होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो इनमें से बताना है कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। नाइलॉन है, केन शुगर है, टर्पेंटाइन है, या हाइड्रोजन प्रोक्साइड है। ये हाइड्रोजन प्रोक्साइड H2O2 हो गया। तो हाइड्रोजन प्रोक्साइड तो कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट वह पदार्थ होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। तो इनमें से केवल केन शुगर जो है, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं, चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते हैं या समान नहीं होते हैं, यह क्या है? तो परमाणु की चारों क्वांटम संख्याएं जो हैं समान नहीं होती हैं। इस नियम को हुंड का नियम, या पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेंसी प्रिंसिपल, या फिर एवोगाड्रो का नियम। तो इनमें से कौन सा नियम ये कहता है कि परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता है? तो कौन सा नियम कहता है? तो सही उत्तर हमारा है पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, या इसको आप पॉली का अपवर्जन नियम भी कहते हैं, पॉली का अपवर्जन नियम। तो ये क्या कहता है कि किसी भी तत्व के, कोई भी तत्व, जैसे अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन अगर हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉनों में से चाहे वो 7वां और 8वां इलेक्ट्रॉन हो, तो किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं होता है। तो ये कौन सा नियम है? पॉली का अपवर्जन नियम है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास है, अनाज के परिरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो अनाज का परिरक्षण करने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट, सिरका, सोडियम क्लोराइड, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट। तो यहाँ पर थोड़े से फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। सोडियम क्लोराइड का NaCl नमक का आप लोगों को पता ही है। पोटेशियम परमैंगनेट जो है KMnO4 होता है। सही उत्तर हमारा इसका है सोडियम बेंजोएट, और इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है C7H5NaO2। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया सोडियम बेंजोएट का। तो खाद्य पदार्थों का परिरक्षण, या अनाज का परिरक्षण, या फिर खाद्य पदार्थ जो भी होते हैं उनका परिरक्षण करने के लिए हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है? तो इन धातुओं में से बतानी है कि कौन सी जो है वायु को प्रदूषित करने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है स्वचालित वाहनों वाले नगर में। तो यहाँ पर देखना है, कैडमियम है ऑप्शन, क्रोमियम है, सीसा है, और तांबा है। तो सही उत्तर जो हमारा हो जाएगा सबसे ज़्यादा इनमें से सीसा जो है, लेड, PB इसका सिंबल होता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित कर देती है वो इनमें क्या है, सीसा है, या फिर लेड, आप उसका नाम बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम बताना है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्राइट, या सोडियम नाइट्रेट, चिली साल्ट पीटर। ये साल्ट पीटर होगा। तो इनमें से बताना सही उत्तर क्या है। सही उत्तर हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और इसका अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो NaHCO
3, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग बताना है कि इनमें से कहाँ पर परमाणु पाइल का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणों के उत्पादन में, नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में, या ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में, या फिर परमाणु त्वरण में। सही उत्तर हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में जो है परमाणु पाइल का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मिट्टी का तेल, चूना, ऑक्जेलिक अम्ल का घोल, या फिर पेट्रोल। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल के घोल का प्रयोग करते हैं। कपड़े के से जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या करते हैं? ऑक्जेलिक एसिड का जो घोल होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके अणु एक दूसरे से सटे होते हैं, उनके अणु मुक्त रूप से टकराते रहते हैं, या उनका पृष्ठ परावर्ती होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा उनमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो धातुएं हमेशा कौन सी होती है? धातुएं वो हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं। तो जिनके पास अपना अष्टक पूरा होने के अलावा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्याग सकते हैं, तो वो क्या होती हैं? धातुएं होती हैं। उदाहरण के लिए आप सोडियम को देख सकते हैं। सोडियम के पास कुल 11 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8 और 1। तो इनका इसका अष्टक जो है अपूर्ण है। एक अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग सकता है। तो Na+ आयन ये जो है आसानी से बना देता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो क्या करेगा? Na+। तो जो भी तत्व जो हैं अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं या आसानी से त्याग सकते हैं, वो सब धातुएं होती हैं। और धातुओं में आपको ध्यान रखना है कि चांदी जो है हमारा वो विद्युत और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है, और चालक होने का कारण यही है क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कोई भी पदार्थ जो है सुचालक होती है क्योंकि उनमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चांदी जो है, चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से चांदी क्या है? विद्युत एवं ऊष्मा दोनों का ही सर्वोत्तम अगर चालक पूछा जाए तो वो आप क्या बताएंगे? चांदी बताएंगे। और धातुओं में अगर भी अरेंज करने को दे देता है तो लेड जो होता है, शीशा जो होता है, Pb या लेड जो हमने अभी डिस्कस किया था ऊपर, तो ये सबसे कम चालक होता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। चांदी सर्वोत्तम चालक हो गया, Pb लेड जो है वो कम चालक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मृदु पेयों में दाब में मौजूद रहती है? तो मृदु पेय यानी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारी होती हैं, तो उनमें जो है कौन सी गैस घुली रहती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो आसान सा सवाल है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है। मृदु पेय जो भी आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है घुली रहती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका तरल स्थिति से ठोस स्थिति तक पहुंचने पर विस्तार नहीं होता है? जो तरल स्थिति से यानी लिक्विड स्टेट से जो सॉलिड स्टेट में पहुंचेगा उस पदार्थ का विस्तार नहीं होता है। जल है, ढलवां लोहा है, एल्यूमिनियम है, या फिर मुद्रण धातु है। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुद्रण धातु ऐसी धातुएं हैं जो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट तक पहुंचने में उनका विस्तार नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, हार्ट प्रेशरों में प्रयुक्त विघटनाभिक यानी रेडियो एक्टिव क्या होता है? तो हार्ट प्रेशरों में कौन सा रेडियो एक्टिव प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम, ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम, या फिर रेडियम। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। यूरेनियम को जो है प्रयोग किया जाता है हार्ट प्रेशरों में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नाभिकीय विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए नाभिकीय रिएक्टर में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले तत्वों को कहा जाता है? तो नाभिकीय विखंडन से जब बिजली उत्पादन होता है तो जो नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है, इनमें से क्या? रेडियम 235, प्लूटोनियम, यूरेनियम, या ड्यूटेरियम। तो सही उत्तर इसका भी यूरेनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, खाने का नमक जो है बरसात के मौसम में गीला क्यों हो जाता है? ये बताना है यहाँ पर कि खाने का नमक जो है वो बरसात के मौसम में गीला क्यों हो जाता है। सोडियम क्लोराइड जो है आसंजक होता है, ऑप्शन नंबर ए। सोडियम क्लोराइड पसीजने वाला होता है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयोडाइड की कुछ मात्रा होती है, या सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता
अपद्रव होती है। तो सही उत्तर यही है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, MgCl जैसे जो है आसंजक अशुद्धताएं रहती हैं, इस वजह से क्या होता है, सोडियम क्लोराइड जो है बरसात के मौसम में गीला हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो भारी मशीनें जो होती हैं उसमें स्नेहक के रूप में बॉक्साइट, सल्फर, फास्फोरस, सही उत्तर हमारा ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, शुष्क सेल में एनोड क्या होता है। तो किसी भी सेल में दो साइड होती हैं, एनोड और कैथोड। तो एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो एनोड का जो एक तरह से पात्र होगा या बर्तन होगा उसमें एक छड़ लगी होगी, ऐसे ही कैथोड की भी एक छड़ लगी होगी। तो एनोड जो इनमें से होता है तांबा, जस्ता, भान, कैडमियम या फिर ग्रेफाइट। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ग्रेफाइट की जो छड़ होती है उसे जो है एनोड बनाया जाता है, और कैथोड जो है वो क्या करते हैं, कॉपर, तांबे की छड़ को हम कैथोड बनाते हैं, ताकि उसमें जो है विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सके। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य लवण को आयोडित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो आयोडित करने का मतलब ये है कि सामान्य नमक को आयोडीन युक्त नमक बनाना है, तो किसका प्रयोग, आयोडीन युक्त, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयोडीन नमक बनाने के लिए इनमें से कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइन, पोटेशियम आयोडेट या सोडियम आयोडाइड। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड के आई। तो पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है इसको सामान्य लवण को आयोडित करने के लिए, यानी सामान्य जो लवण होगा उसको आयोडीन युक्त बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग। कोलाइडी तंत्र है जिसमें क्या होता है, ऑप्शन देख सकते हैं, पानी को वसा में परिक्षेपित किया जाता है, वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है, वसा और पानी एक दूसरे में परिक्षेपित होते हैं, वसा घुल जाती है। तो इसका आपको सही उत्तर बताना है। आप लोग सोचकर अटेम्प्ट कर सकते हैं प्रश्न को। तो सही उत्तर जो है इसका वो ऑप्शन नंबर ए होगा, पानी को वसा में परिक्षेपित किया जाता है। तो जो कोलाइडी होते हैं, सामान्य विलयन में तो हम विलेय और विलायक पढ़ते हैं, यहाँ पर विलेय जो होता है वो परिक्षिप्त परावस्था के रूप में होता है। विलेय क्या होता है, परिक्षिप्त परावस्था होता है, और विलायक जो होता है वो परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। तो यानी परिक्षिप्त परावस्था, तो परिक्षेपित किया जाता है किसको, पानी को वसा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा परिकीर्ण एंजाइम बदलता है। तो कौन सा एंजाइम इनमें से है जो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में बदलता है, यानी इथाइल अल्कोहल C2H5OH जो कि क्या है, अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, यही आपका शराब भी होता है। तो कौन सा एंजाइम जो है शराब बनाने में उपयोगी होता है ग्लूकोज से शराब, इन्वर्टेज, माल्टेज, जाइमेज या फिर डाइस्टेज। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी, माल्टेज एंजाइम से जो है ग्लूकोज को अल्कोहल, एथिल अल्कोहल में बदला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है। रासायनिक रूप से जो रेशम का रेशा होता है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर सेलुलोज। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक रूप से वो क्या है, सेलुलोज है। सेलुलोज एक तरह का क्या है, सेलुलोज उसमें पाया जाता है, किसमें, रेशम के रेशे में। तो प्राकृतिक रेशा है ये। अगला प्रश्न देखिए, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है। अगर दो इलेक्ट्रॉन है और वो एक ही कक्ष में है, जैसे 1s कक्ष है, तो 1s कक्ष में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो उनमें क्या पाया जाता है, इस तरह से होते हैं, विपरीत चक्रण पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, विपरीत चक्रण उनमें पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, लोहे पर जस्ता चढ़ाना। तो लोहे के ऊपर जब जो है जस्ता या जिंक की परत चढ़ा दी जाती है तो क्या होता है, लोहे का संक्षारण नहीं होता है, यानी वो नमी के संपर्क में नहीं आएगा और उसमें जंग नहीं लगेगा। तो लोहे पर जस्ता चढ़ाने को ही गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। दूध जो है दही के रूप में जम जाता है उसका कारण बताना है।
तो इसका कारण माइकोबैक्टीरियम, स्टेफाइलोकोकस या लैक्टोबैसिलस या फिर खमीर, जिसको हम ईस्ट भी बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोबैसिलस जो है दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। अगला प्रश्न देखिए, सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? सभी जो तेल होते हैं उनको किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जानते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन। सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन, यानी जो तेल होते हैं वो सभी क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु भार 12 है। कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो ये आसान सा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक वो बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के। तो जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉनों की संख्या होगी, और उतने ही बराबर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या होगी। तो यानी जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। और अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो आपको परमाणु भार में से इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटा देना है। तो 6 परमाणु क्रमांक है, तो यहां पर प्रोटॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु बम का विकास किसने किया? अब यहां पर ध्यान से समझना है, परमाणु बम का आविष्कार नहीं पूछा है। तो यहां पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो परमाणु बम का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो ये तो आपको पता ही होगा, ऑटो हॉर्न, आपने सुना होगा। ऑटो हॉर्न ने जो है परमाणु बम का आविष्कार किया था, ऑटो हॉर्न ने। और कब किया था? 1939 में किया था। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आविष्कार इन्होंने किया था, लेकिन विकास जो है परमाणु बम का वो विकास किया था ऑप्शन नंबर बी, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। तो ओपेनहीमर ने परमाणु बम का विकास किया था, जबकि आविष्कार जो है ऑटो हॉर्न ने 1939 में किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो शीशे का जिसमें संचयन होता है ऐसे सेल में कौन से एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, फॉस्फोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्राय फ्लोरोसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्लोरोसेंट ट्यूबों में कौन से पदार्थ इस्तेमाल? सोडियम ऑक्साइड ऑर्गन, सोडियम वाष्प तथा नियोन, पारद वाष्प तथा ऑर्गन, पारद ऑक्साइड तथा नियोन। तो पारद वाष्प जो है यानी मरकरी वाष्प, पारद को मरकरी बोलते हैं, Hg से हम इसे डिनोट करते हैं, प्लस जो है आर्गन गैस। तो आर्गन और पारद वाष्प का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीसिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीसिया आपको बताना है यहाँ पर। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया का रासायनिक रूप से क्या कहते हैं? मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया को बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किया जाता है? तो लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सी, हमने जस्ता पढ़ा था, यसद लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन। तो वही है, तो गैल्वेनाइजेशन भी वही है, जस्ता जिंक की परत चढ़ाते हैं। कलई चढ़ाने का मतलब भी वही होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? कांसा बताना है कि किसकी मिश्र धातु है। तो कांसा जो है तांबा और जस्ता, टिन और जस्ता, तांबा और टिन या फिर लोहा और जस्ता। सही उत्तर हो जाएगा तांबा और टिन, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इनके सिंबल आपको ध्यान रखने हैं, कॉपर का Cu हो गया और टिन का Sn हो गया। तो कॉपर प्लस Sn जो है इनके मिश्र धातु है कांसा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल, जीव भार, कोयला या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कच्चा तेल जो है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चीज मुख्यतः एलपीजी जो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी लिक्विड फॉस्फेट गैस में विद्यमान होती है? मिथेन, बायोगैस, एथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। तो कौन सी गैसें जो हैं इसमें होती हैं? तो अगर एलपीजी की बात की जाए तो एलपीजी में जो गैस होती है वो होती है प्रोपेन। ऑप्शन नंबर सी, यानी द्रव अवस्था में, अगर द्रव अवस्था में है तो क्या होता है? प्रोपेन होती है। और जो हमारी रसोई गैस होती है वो मिक्सचर होता है किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन का। तो ये रसोई गैस में होते हैं दोनों और द्रव अवस्था में प्रोपेन। अगला प्रश्न देखते हैं,
जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है, इनमें से कौन सा नहीं करेगा? क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो सही उत्तर हीलियम हो जाएगा, क्योंकि हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है, ग्रुप 18 का मेंबर है, तो ये क्या है? ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करेगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रत्न उपरत्न पत्थर नहीं है? तो कौन सा रत्न या उपरत्न जो है पत्थर नहीं है इनमें से? नीलम, माणिक्य, मोती या फिर पन्ना। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नीलम जो होता है वो एल्यूमिनियम से बनता है, एल्यूमिनियम, तो वो क्या है? पत्थर, रत्न या पत्थर नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, में से वह धातु कौन सी है जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है? सोडियम, सिल्वर, एल्यूमिनियम या फिर कैल्शियम। जो उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब ये है कि जो एसिड और बेस दोनों से प्रतिक्रिया करती है, यानी अम्ल और क्षार दोनों से जो प्रतिक्रिया करती हो, ऐसा ऑक्साइड, इनमें से ऐसी धातु कौन सी है जो उभयधर्मी ऐसा ऑक्साइड प्रदान करती है जो एसिड प्लस बेस दोनों से रिएक्ट कर जाता है? सोडियम है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है या फिर कैल्शियम है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम जो होती है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, वो उभयधर्मी प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, हैमबर्गर परिघटना। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हैमबर्गर परिघटना को निम्नलिखित में से अन्य किस रूप में जाना जाता है? सोडियम पंप, एनारोबिक उत्प्रेरण, क्लोराइड शिफ्ट या फिर श्वसन भागफल। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको क्लोराइड शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वह तत्व कौन सा है जो सामान्य मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशतता में पाया जाता है? तो कौन सा तत्व है जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा प्रतिशत में पाया जाता है? सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। सही उत्तर है ऑक्सीजन। हमारे शरीर में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है प्रतिशतता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कोयले का प्रकार बताना है जिसमें 90% से भी अधिक कार्बन होता है। तो इनमें से कौन सा है जिसमें 90% से भी अधिक होता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर पीट। तो आप देख सकते हैं सही उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रासाइट में जो है 90+ यानी 90% से भी अधिक जो है कोयला जो है एंथ्रासाइट में होता है, और कार्बन होता है। और बिटुमिनस जो होता है, बिटुमिनस में 70 to 80% हो गया, और लिग्नाइट में 50 to 60% जो है कार्बन होता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है? बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, आपको पता ही होगा, और जो बॉक्साइट होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, बॉक्साइट अयस्क जो है एल्यूमिनियम का